नमस्कार बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम कक्षा 8 के जिस विषय को पढ़ेंगे उसका नाम है निबंध लेखन। इस पाठ को सीखने के बाद आपकी लेखन कौशल में बहुत अच्छे से विकास हो सकता है। आप बहुत आत्मविश्वास के साथ किसी भी विषय पे अपने विचार लिख सकते हैं, उन्हें बिल्कुल सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और उसमें ध्यान रखने वाली बातों को जानते हैं। निबंध शब्द का अर्थ होता है ठीक प्रकार से बंधी हुई रचना। तो निबंध का शाब्दिक अर्थ है कोई भी रचना जब ठीक प्रकार से लिखी गई हो, ठीक प्रकार से बंधी हो, तो उसे हम निबंध कहते हैं। इसमें सभी वाक्यों का एक दूसरे के साथ अर्थ की दृष्टि से तथा क्रम की दृष्टि से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी आप निबंध लिखते हैं तो आपने जो भी बातें उसमें लिखी हैं वो अर्थ की दृष्टि से और क्रम की दृष्टि से भी बिल्कुल संबंधित होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। निबंध लेखन बच्चों की लेखन क्षमता और सृजनात्मकता को बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। तो यदि आप निबंध लेखन अच्छे से सीख जाएं तो आपका लेखन कौशल बिल्कुल सही हो सकता है और किसी भी विषय पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी गद्य रचना को निबंध कहा जाता है जिसमें किसी विषय पर व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रभावशाली ढंग से विचार निश्चित शब्दों में प्रकट किए जाते हैं। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो बातें क्या हैं? चलिए देखें। निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंतर्गत ही लिखा जाना चाहिए। तो जब भी आप निबंध लिखें तो आपको शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। जो भी शब्द सीमा आपको दी गई है, ना उससे आगे आप अपने शब्दों को बढ़ाएं और ना ही उससे कम रखें। निबंध के वाक्य क्रमबद्ध और सुसंबद्ध होने चाहिए तथा विचार मौलिक हों। तो जो भी आप वाक्य उसमें लिख रहे हैं वो क्रमबद्ध हो, मतलब सही क्रम में हो। ये ना हो कि निष्कर्ष हमने पहले लिख दिया और बीच की विषय वस्तु हमने अंत में रखी है। तो उसका क्रम सही होना चाहिए और अर्थ की दृष्टि से भी उनमें जुड़ाव होना चाहिए। निबंध की भाषा प्रभावशाली और विषय के अनुरूप होनी चाहिए। तो जो भी आप भाषा लिख रहे हैं वो प्रभावशाली हो, यानी आपके विचार ऐसे हों कि सामने वाले पे आपकी बातों का प्रभाव पड़े और साथ ही वह विषय के अनुरूप भी हो, यानी जो भी विषय आपको दिया है उसकी सीमा में रहकर ही आप अपने विचार लिखें। उसमें विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग किया गया हो। तो जब हम अपनी बात लिखते हैं तो विराम चिन्ह विशेष महत्व रखते हैं। तो ध्यान रखिए, जब आप निबंध लिख रहे हैं तो यथास्थान जहां भी आवश्यक हो विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया हो। निबंध में दिए गए संकेतों के आधार पर विषय वस्तु अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त होनी चाहिए। तो निबंध का छोटा रूप होता है अनुच्छेद। अब हम बहुत सारे अनुच्छेद मिलाकर ही एक निबंध बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी संकेत बिंदु आपके निबंध में दिए हुए हैं उनके आधार पर उन्हें अनुच्छेदों में विभाजित कीजिए और अपना निबंध आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब निबंधों की कुछ शब्द सीमा है। कक्षा 6 के लिए 175 से 200 शब्दों के बीच में आपको निबंध लिखना होता है। कक्षा 7 के लिए 200 से 225 शब्द और वहीं कक्षा 8 यानी आप सभी के लिए 225 से 250 शब्दों के बीच में आपको अपना निबंध पूरा करना होता है। तो चलिए निबंध के कुछ उदाहरण देखते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम क्रमबद्ध निबंध लिख सकते हैं। पहला है कोरोना का जीवन शैली पर प्रभाव। अब यहाँ आपको रूपरेखा दी गई है कि आप इसमें कौन कौन से विषय समाहित कर सकते हैं। कोरोना महामारी क्या है, यह कैसे फैलती है, इसके आने से जीवन शैली में क्या परिवर्तन आए और इससे क्या क्या प्रभाव पड़े। इन बातों को आप अनुच्छेद रूप में विभाजित कीजिए और निबंध फिर पूरा हो सकता है। पहले देखते हैं भूमिका। कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। को अर्थात कोरोना, VI अर्थात वायरस तथा D का अर्थ है बीमारी। 19 इसके आरंभ होने के वर्ष को दर्शाता है, अर्थात कोरोना महामारी का आरंभ 2019 में हुआ था। अब ये थी हमारी भूमिका जिसमें हमने बता दिया कि कोरोना महामारी जो थी वो कब शुरू हुई और ये जो कोविड है इसको पूरी तरह से हमने खोलकर बताया कि कोविड जो है वो किस तरह से ये शब्द जो है वो बना है। अब देखते हैं इसकी विषय वस्तु।
कोरोना महामारी कोरोना नामक वायरस द्वारा फैलती है। यह वायरस बहुत सूक्ष्म होता है, परंतु इसका संक्रमण बहुत तीव्रता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जिसके फलस्वरूप बुखार, जुकाम, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कोरोना महामारी ने जीवन शैली को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया है। दुनिया अपने घरों तक सीमित हो गई है। जीवन में उत्साह का स्थान भय ने ले लिया है। लोग हाथ मिलाने जैसी आधुनिक शैली के स्थान पर दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करने की पारंपरिक शैली को अपनाने लगे हैं। अपने परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव अनुभव करने लगे हैं। मास्क लगाने का एक नया रिवाज उत्पन्न हो गया है। योग और व्यायाम दिनचर्या के भाग बनते जा रहे हैं। लोग साफ सफाई को प्रमुखता दे रहे हैं। हाथों को बार बार साबुन से धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग जीवन की एक अनिवार्यता बनती जा रही है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समारोह भी तड़क भड़क वाले समारोहों के स्थान पर सादे समारोहों में परिवर्तित हो गए हैं। फिर से सादगी लोगों को आकर्षक लगने लगी है। घरों में कुछ स्थान कार्यालय के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इंटरनेट का प्रयोग पहले से कहीं अधिक होने लगा है। कार्यालय के कार्यों को संपादित करने तथा लेन देन करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग होने लगा है। डिजिटल रूप से साक्षरता को बढ़ावा मिला है। शिक्षा भी ऑनलाइन हो गई है। लोग जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। रोजगार के अवसरों में कमी, आय में कटौती से लोगों ने धन का प्रयोग अधिक बुद्धिमत्ता पूर्वक करना शुरू कर दिया है। रोजगार समाप्त होने से आक्रोश तथा तनाव को भी बढ़ावा मिला है। असुरक्षा की भावना बढ़ी है। तो ये थी विषय वस्तु, जिसमें आपने सही से इस चीज को बताया कि कोरोना कैसे आया, उसके प्रभाव से हमारे जीवन शैली पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, कि हम कैसे रहने लगे हैं, कैसे हमारी दुनिया, हमारा जीवन सीमित हो गया है। अब उपसंहार यानी निष्कर्ष रूप में हम लिखेंगे, कह सकते हैं कि कोरोना ने हमारे जीवन की दशा को काफी सीमा तक परिवर्तित कर दिया है। हमारी जीवन शैली पर कोरोना का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। कोरोना ने हमारे जीवन में मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी आदि नए शब्दों को भी स्थान दिया है। बदलती परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढालने में ही समझदारी है। तो देखिए, 3 स्टेप में आपने जो है पूरा निबंध पूरा किया। पहले आपने भूमिका लिखी, जिसमें आपने कोरोना के बारे में बताया। फिर आपने विषय वस्तु लिखी, जिसमें आपने कोरोना को बिल्कुल अच्छे रूप में एक्सप्लेन किया कि कैसे वो आया और कैसे उसने प्रभाव डाला। और उपसंहार यानी अंत में आपने अपने पूरे निबंध को निष्कर्ष रूप में निचोड़ा और बहुत कम शब्दों में उसका निष्कर्ष बताया। अब हम इसी के साथ एक अगला विषय देख लेते हैं, स्वदेश प्रेम। यहाँ रूपरेखा दी है, भूमिका, देश प्रेम की भावना, महत्व, देश प्रेम के विविध क्षेत्र और निष्कर्ष। चलिए इसके बारे में देखिए हम कैसे अपने विचार लिख सकते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि आप अपने निबंध को अलग अलग कथनों से, अलग कविताओं से, दोहों से, किसी काव्य पंक्ति से शुरुआत करेंगे तो आपका जो निबंध है वो और ज्यादा प्रभावशाली और आकर्षक लग सकता है। तो कोशिश कीजिए, यदि आपको उस विषय संबंधी कोई भी पंक्ति याद है या कोई भी कथन याद है तो उसे जरूर अपने निबंध में लिखें। जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। जिस देश में हमने जन्म लिया है उसकी उन्नति में सहयोग देना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देश प्रेम की भावना मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आसक्ति होती है। यह भावना मनुष्य में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। विश्व के ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जहां जीवन अत्यंत कठिन है, किंतु फिर भी वहां के निवासियों में अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध स्नेह की भावना पाई जाती है। देश प्रेम एक ऐसा सात्विक भाव है जो मनुष्य को लगातार त्याग की भावना की प्रेरणा देता है। देश प्रेम की भावना मनुष्य की उच्चतम भावना है, जिसके सामने व्यक्तिगत लाभ का कोई महत्व नहीं। देश प्रेम से रहित व्यक्ति तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं रह जाता। इसलिए गुप्त जी ने कहा है,
जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। अब यहाँ देखिए मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति का प्रयोग किया गया है और इसकी वजह से हमारा निबंध सुंदर नजर आ रहा है। देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाले अनेक क्षेत्र हैं। हम अपने मन अधिकार का उचित प्रयोग करके सही व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनकर देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। यदि हम समाज में फैली हुई बुराइयों और अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करके उन्हें दूर करते हैं तो यह भी देश सेवा का ही उदाहरण है। हम एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की तरह अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करके देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। बाहरी हमले या अशांति के समय स्वयं को देश के लिए प्रस्तुत कर देना भी देशभक्ति ही है। यदि हम धनी हैं तो निर्धनों की सहायता करके भी देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी एकता और अखंडता खतरे में पड़े। हम ईमानदारी से देश हित को सर्वोपरि माने तथा देश के सम्मान तथा सुरक्षा के लिए अपने तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहें। सुप्रसिद्ध शायर इकबाल ने भी कहा है, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो देखिए यहाँ कितने अच्छे से समझाया गया है कि देशभक्ति केवल देश के लिए जान देने से नहीं, यदि आप देश के अपने जो कर्तव्य हैं वो भी निष्ठापूर्वक निभाएंगे तो आप सच्चे देश प्रेमी कहला सकते हैं। तो ये था हमारा स्वदेश प्रेम पर निबंध। तो यहाँ बहुत से विषय दिए हैं, आप उन्हें पढ़िए और नए नए विषयों को उठाकर निरंतर अभ्यास करते रहिए, अपने विचार प्रस्तुत करते रहिए और धीरे धीरे आपकी लेखन क्षमता में विकास होगा, सुधार होगा। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।